यह है द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक दहशत की रात का जन्म हुआ, जहां सभी लोग बिना किसी कानून के डर के 12 घंटे के लिए किसी भी तरह का क्राइम कमिट कर सकते हैं। पर्ज फिल्म फ्रेंचाइज नो डाउट आपको ये काफी पसंद आ रही है, ये व्यूज देख कर ही पता लगाया जा सकता है। और ये कहानी उसी पर्ज सीरीज का प्रीक्वल है, जहाँ पर्ज की बैक स्टोरी, मतलब कि पर्ज कैसे शुरू हुआ और फर्स्ट पर्ज में कितना दहशत पूरे शहर में फैला, इस पर पूरा फोकस रहता है। तो मूवी शुरू होती है और हमें विमल जुबान केसरी बॉय दिखता है। बोलो जुबान केसरी। इसके सामने बैठा बंदा पूछता है, तुम किससे गुस्से में हो? तो विमल बॉय बोलता है, सबसे। फिर सामने बैठा बंदा पूछता है, गुस्सा होने पर तुम क्या करते हो? तो विमल बताता है कि वो माल फूकता है और अगर कभी उसे माल ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है और वो अपने इस एंगर को निकालना चाहता है, किसी को मार कर, टॉर्चर करके, पर्ज करके। बस इसके बाद सामने बैठा बंदा बोलता है कि पर्ज तुम्हें जल्दी करने को मिलेगा। अब हमें टीवी के थ्रू दिखता है कि अमेरिका में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है और आम जनता बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म करी। वहीं माल का एपिडेमिक फैल चुका और सब नशे में हाई होकर जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, पूरे सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और आम लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। साथ में तभी हमें मालूम पड़ता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आ रही है जिसका नाम है द न्यू फाउंडिंग फादर्स, जो पर्ज लागू करने वाले हैं जब सारे क्राइम 12 घंटों के लिए लीगल हो जाएंगे। और इस वक्त प्रेसिडेंट ब्रैकन टीवी पर कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी और कंडीशन सुधारने के लिए उन्हें जो भी बन सकेगा वो सब करेंगे। अब हमें एक टीवी रिपोर्टर दिखता है जो कि NFFA के चीफ से बात कर रहा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो होने वाला है इसमें लोग सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी $5000। इस पर NFFA चीफ कहती है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि अगर एक दिन फ्री वायलेंस के लिए उन्हें परमिशन दे दी जाए जिसमें कोई भी कंसिक्वेंसेस ना हो तो सभी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि पर्ज सिर्फ एक एरिया यानी कि न्यूयॉर्क का स्टेटन आइलैंड में परफॉर्म किया जा रहा है। और स्टेटन आइलैंड ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर गरीब लोग और होमलेस लोग बहुत ज्यादा हैं और क्राइम जो कि यहाँ के लोग छिप कर करते हैं, अब इसके जब इन्हें पैसे भी मिलेंगे तो कितने ज्यादा लोग इस पे इंटरेस्टेड होंगे। अब गवर्नमेंट की ये चाल थी कि गवर्नमेंट उन गरीब लोगों को पर्ज की रात घर पर रुकने के लिए पैसे दे रही थी और पार्टिसिपेट करने पर और भी ज्यादा। इसके अलावा उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए किसने कितनों को मारा है, गवर्नमेंट सभी पार्टिसिपेंट्स के हाथ में चिप डाल रही थी और कॉन्टेक्ट लेंसेज दे रही थी ताकि सभी रिकॉर्डिंग हो सके और मारने वालों को और भी ज्यादा पैसे मिले। अब आगे बढ़ने से पहले, क्या आप ऐसी किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे अगर आपको भी इनके तरह $5000 यानी कि करीब 4 लाख रुपए दिए जाए? कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हर लॉ की तरह यहाँ पर भी सब लोग 2 ग्रुप्स में बट गए हैं, एक सपोर्ट के तो दूसरे अगेंस्ट। अब हमें एक सोशल एक्टिविस्ट नाया चाम्स दिखती है जो अपने छोटे भाई आइज़ाया के साथ रहती है। नाया जब प्रोटेस्ट कर रही होती है तभी वहाँ एक गैंगस्टर और ड्रग लॉर्ड आता है जिसका नाम है डिमिट्री। उन दोनों की आपस में बात होती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही पर्ज के अगेंस्ट में हैं। डिमिट्री अपने बंदों से क्लियर करता है कि वो पर्ज नहीं मनाएगा और अपना फोकस अपने प्रॉपर्टीज यानी कि नशों को बचाने में रखेगा। अब नाया खुद तो उस पर्ज की रात को उसी आइलैंड पर रुकी हुई थी, लेकिन वो अपने छोटे भाई आइज़ाया को आइलैंड से बाहर भेजना चाहती थी ताकि वो सेफ रहे। बट उसका भाई अमीर होने की रेस में सड़कों पर नशा बेच रहा होता है। तभी विमल बॉय उसकी बहन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है और ब्लेड चला देता है। अब सीन आइज़ाया के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने ब्लेड के घाव ठीक कर रहा होता है, लेकिन नाया उसी टाइम पर घर पहुंचती है और उसकी चोट को देख लेती है। वो फिर सीधे डिमिट्री के घर पर जाती है और डिमिट्री से कहती है कि आइज़ाया से दूर रहे। इधर डिमिट्री को अभी तक पता भी नहीं था कि आइज़ाया उसके माल बेच रहा था, तो वो नाया से कहता है कि ठीक है, वो आइज़ाया को ये सबसे दूर रखेगा। देखो, दरअसल नाया डिमिट्री की GF थी और उसने भी डिमिट्री को उसके इस धंधे के कारण ही छोड़ा था। वो नहीं चाहती कि उसका ब्लड मनी वो किसी भी तरीके से यूज करे। ऐसे में डिमिट्री नाया को काम करता है और बोलता है कि वो उस बंदे को नहीं छोड़ेगा। इस पर नाया डिमिट्री को उससे दूर रहने को बोलती है और चली जाती है। अब सीन आइज़ाया पर आता है जो विमल बॉय के अटैक से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो सोचता है कि वो पर्ज नाइट में हिस्सा लेगा और विमल बॉय यानी कि स्केल्टर को मारेगा। इससे उसको अपना बदला भी मिल जाएगा और पैसे भी। और पर्ज के शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा था और इसलिए पहले आइलैंड्स को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, बस आइलैंड में रहकर पैसे लेना चाहते थे। तो वैसे लोग, नाया और बाकी प्रोटेस्टर्स सब चर्च के अंदर चले जाते हैं क्योंकि चर्च में तो कोई भी वायलेंस नहीं करेगा। लेकिन ये थी उनकी बहुत बड़ी गलती। ऐसा क्यों, ये सब हमें आगे जाने को मिलता है। अब यहाँ पर नाया अपने भाई को फिर से फोन लगाती है और इंश्योर करते हैं कि वो सेफली इस आइलैंड से बाहर निकला है या नहीं। इस पर आइज़ाया झूठ बोल देता है कि वो आइलैंड से बाहर चला गया है, लेकिन वो होता इसी आइलैंड में है। और बस बजता है लाउड साइरन और कमेंसमेंट अनाउंसमेंट के साथ होती है पर्ज नाइट की शुरुआत। अब आइज़ाया भी गन लेकर निकल जाता है बाहर और फिर हमें स्केल्टर दिखता है जो कि पर्ज शुरू होते ही एक आदमी को मार भी देता है जो कि ATM लूट रहा था। मतलब यहाँ हम समझ जाते हैं कि पर्ज का फर्स्ट मर्डर साइकोपैथिक विमल बॉय स्केल्टर ही है। बस इसे देखकर NFFA खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। दूसरी तरफ डिमिट्री का ही एक आदमी कैपिटल A पर्ज में पार्टिसिपेट करने वाला था और वो अपने कुछ साथियों के साथ डिमिट्री को मरवाने का प्लान बनाता है।
दूसरी तरफ हमें आइजिया भी पर्ज में स्केल्टर को ढूंढता हुआ दिखता है, लेकिन वो रास्ते में कुछ पागल औरतों से टकराता है जिससे वो किसी तरह से बचाकर बचता है। लेकिन लकीली आगे चलकर उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। देखो, आइजिया इज लाइक अ किड, तो उसे उसके दोस्त समझ जाते हैं देख करके कि वो इस पर्ज में स्केल्टर को मारना चाहता है, तो वो उसे अकेला रहने की जगह ग्रुप में चलने को बोलते हैं ताकि वो सेफ रह सके, और उसे लेकर ये लोग पर्ज पार्टी में चले जाते हैं जो कि पास में ही हो रही थी, जहाँ स्केल्टर भी आने वाला था। वहीं एनएफएफए इस आइलैंड के लोगों पर उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए नजर रखी हुई थी और वो देख रही थी कि ज्यादातर लोग केवल पार्टी ही कर रहे हैं और उन्हें उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो वो स्केल्टर की फर्स्ट वीडियो रिलीज कर देते हैं जिससे सब में डर फैल जाता है और वहीं स्केल्टर उसी पार्टी में कूद पड़ता है। पार्टी में सब डांस कर रहे होते हैं कि तभी स्केल्टर बहुत बेरहमी से वहां खड़े 2 आदमी को मार देता है और पूरी भगदड़ हो जाती है, जिससे सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और बचता है केवल आइजिया। वो स्केल्टर पर गन तान देता है लेकिन उसमें चलाने की हिम्मत नहीं थी और वो वहां से डर कर भाग जाता है। अब सीन डिमिट्री पर शिफ्ट होती है जिसके पास 2 हुकर्स आती है जिससे कैपिटल ए ने भेजा था डिमिट्री को मारने के लिए। वो दोनों गर्ल्स डिमिट्री को उलझाकर कुची-कू करने के बहाने उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन डिमिट्री उन्हें ओवरपावर कर देता है। डिमिट्री वो दोनों हुकर से पूछता है कि किसने मरवाने के लिए उसे भेजा है, जिस पर वो डिमिट्री को कैपिटल ए के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर ऐसे में डिमिट्री उन दोनों लड़कियों के साथ मिलकर एक जाल प्लान करता है। पैरेलली हमें आइजिया दिखता है जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। उसके पीछे स्केल्टर के अलावा कुछ और लोग भी पड़े हुए हैं जो उसे अकेला देखकर उससे मजे लेना चाहते हैं। ऐसे में आइजिया एक फैक्ट्री में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी दीदी नाया का कॉल आता है और वो घबराकर सब कुछ सच सच बता देता है और नाया तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए लोकेशन पर निकल जाती है। मतलब देख रहे हो भाई बहन का प्यार कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि ऐसे रात में भी उसको गट से अपने भाई को बचाने का। खैर, नाया पहुंचने वाली होती है कि रास्ते में कुछ पर्जर्स मिल जाते हैं जो उसे असॉल्ट करते हैं, लेकिन किसी तरह वो फैक्ट्री पहुंच जाती है। तभी स्केल्टर नाया को पकड़ लेता है और गला काटने लगता है। उसी वक्त पीछे से आइजिया उसे देख लेता है और तेजी से स्केल्टर की पीठ पर चाकू मारकर अपनी बहन को बचाकर वहां से भाग जाता है। वही हमें डिमिट्री दिखता है जो कि जाल में फंसाकर कैपिटल ए को जगह पर बुलाता है और उसे मार देता है। लेकिन ये बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी खुद गवर्नमेंट पर्जिंग करने वाली थी, मतलब कि एक तरह से सेलेक्टिव किलिंग। दरअसल इसका रीजन ये था कि एनएफएफए फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि स्केल्टर को छोड़कर कोई भी मर्डर नहीं कर रहा था और सभी लोग सिर्फ लूट पार्टी या फिर पार्टी ही कर रहे थे। तो ऐसे में एक दहशत का माहौल बनाना जरूरी था। वहीं डिमिट्री कैपिटल ए का काम तमाम करके अब रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उससे एक जलता हुआ आइसक्रीम ट्रक टकरा जाता है। डिमिट्री तो बच जाता है लेकिन बाहर से एक गैंग उन पर गोलियां चलाने लगती है। डिमिट्री उस गैंग को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ आइजिया और नाया चर्च में जाते हैं, लेकिन वो देखकर दंग रह जाते हैं कि एक गैंग ने चर्च के अंदर सबको खत्म कर दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अचानक से पूरे आइलैंड पर कई सारे अननोन गैंग्स एक्टिव हो गए हैं जो लोगों को मार रहे हैं। दरअसल एनएफएफए ने इन गैंग्स को हायर किया था ताकि वो लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट का सबूत दे सके दैट इट इज वर्किंग। ये देखकर पर्ज चीफ डॉक्टर अब्डेल फुटेज चेक करती है और इसके खिलाफ होती है, तो एनएफएफए वाले उसे भी मार देते हैं। अब नाया को चर्च में कुछ सर्वाइवर मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ उनके घर पर ले जाती है और डिमिट्री अपने लोगों को उसके लोकेशन पर बुलाता है और वो उस गैंग के मेंबर्स को चेक करता है जिन्होंने उस पर अटैक किया था। उन गैंग मेंबर्स के पॉकेट में से गवर्नमेंट आईडीज निकलती है और उनकी कार के अंदर गवर्नमेंट से मैसेज होता है कि यहाँ काम खत्म करके दूसरी जगह निकल कर जाना है। ये देखकर डिमिट्री को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि गवर्नमेंट के लोग ही पर्ज नहीं सेलेक्टिव किलिंग कर रहे थे ब्लैक एंड पुअर पीपल की, ताकि ऐसा लगे जैसे पर्ज हो रहा है और गरीबी मिटती जाए। बस ये जानते ही डिमिट्री अपने लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि ये उनका टर्फ है और वो लोग बाहर से हायर की गई गैंग्स के एक भी मेंबर को जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। वो लोग सबसे पहले नाया के घर पर जाते हैं ताकि वो उसे सेफ जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही एक गैंग मौजूद है और उनके पास सोल्जर्स जैसा गियर है। डिमिट्री प्लान्स बना रहा होता है, लेकिन एनएफएफए का एक ड्रोन डिमिट्री की गैंग को स्पॉट कर लेता है और उन पर गोलियां चलवा देता है। डिमिट्री गाड़ी के नीचे छुप कर अपनी जान बचाता हुआ अकेला नाया को बचाने के लिए निकल जाता है, मतलब कि टू डू लव। खैर, वो धीरे धीरे अकेले बाहर के गैंग्स के कुछ मेंबर्स को मारता हुआ नाया के रूम पर पहुंचता है, लेकिन वो लोग अंदर फंस जाते हैं क्योंकि बाहर के रूम में रॉकेट लॉन्चर से इक्विप्ड सोल्जर मौजूद थे। तभी वहां स्केल्टर आता है और कुछ गैंग मेंबर्स को मार देता है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो डिमिट्री का ही काम आसान कर रहा, जिससे बाहर से आई गैंग स्केल्टर पर गोलियां चला देती है और स्केल्टर वहीं मारा जाता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर नाया एक बॉम्ब उस कमरे में फेंक देती है और पूरी गैंग खत्म हो जाती है। बस ये सब झेलने के बाद सभी लोग वहां से सेफली बाहर निकल जाते हैं और सुबह हो जाती है और पर्ज की पहली रात खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखता है कि एक न्यूज चैनल पर गवर्नमेंट इस पर्ज के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कह रही है और डिसाइड करते हैं कि हर साल उसी दिन नेशनल लेवल पर पर्ज मनाया जाएगा और पर्ज की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में ये पर्ज नहीं थी, इसे सेलेक्टिव किलिंग कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोग केवल वैंडलिज्म और लूट जैसी छोटी मोटी चीजें ही कर रहे थे और कोई भी मर्डर नहीं कर रहा था। वैसे आप पर्ज में हिस्सा लेते या नहीं कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वैसे यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम जल्दी ही 2000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं
और तुम अगर मूवीज के शौकीन हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हम वहां रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। बाकी अगर तुम्हें पर्स के बाकी पार्ट्स को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लो, वहीं अगर तुम्हें ज़ॉम्बी फिल्म्स देखकर एंजॉय करनी है तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। बाय।